मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे विज्ञान तथा मापन कक्षा 9 के प्रथम चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विज्ञान क्या है उसके बारे में बात करेंगे, मापन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग साइंस एंड मेजरमेंट जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विज्ञान होता है किसी भी प्रकार के प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चाहे कोई भी ज्ञान हो वो विज्ञान ही है। बस इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हम लोग कर दें कि प्रकृति से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और प्रकृति से प्राप्त करने वाले ज्ञान का क्या होता है, परीक्षण होता है। अतः वैसा ज्ञान जो परीक्षण किया गया हो, परीक्षण किए गए ज्ञान को प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। उसके बाद जब परीक्षण की जाती है तो सावधानी पूर्वक की जाती है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और भी हम लोग कह सकते हैं कि यह जो सावधानी पूर्वक हम लोग प्राप्त करते हैं तो यह सरलता से भी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक एवं सरलता पूर्वक प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें प्रकृति से प्राप्त करते हैं। अतः वी कैन से दैट प्रकृति से सावधानी पूर्वक एवं सरलता पूर्वक प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी में और थोड़ा सा समझिए कि विज्ञान जो हम लोग प्रकृति से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हम लोग क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है कि हम प्रकृति के सभी ज्ञान को एक ही दिन में प्राप्त करना इट इज इम्पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से क्रमबद्ध तरीके से थोड़े थोड़े ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब पूर्ण को एक साथ मिला करके बताया जाए तो वो होगा क्या, विज्ञान एक वैसी शाखा है जो हम क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक व सरलता पूर्वक प्रकृति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या और भी कह सकते हैं वैसा ज्ञान जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से सरलता व सावधानी पूर्वक परीक्षणों के प्रयोग के द्वारा प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। अब आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। साधारण तरीके से कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नंबर 1 हो गया। दूसरा इसी में परिभाषा जोड़िए, प्रकृति से प्राप्त किए गए हर तरह के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तीसरा, सावधानी एवं सरलता पूर्वक और प्रयोगों एवं प्रेक्षणों की मदद से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला करके भी परिभाषा बता दें तो वह विज्ञान ही होता है। अतः अब आप लोग विज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि साइंस क्या चीज़ होती है। अब हम लोग इसके ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं कि साइंस जो है हमारा 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा साइंस जो है ना वो भौतिक विज्ञान की तरफ होती है और एक जीव विज्ञान की तरफ होती है। तो भौतिक जगत और जीव जगत क्या होती है, देखिए भौतिक जगत का मतलब हो गया, भौतिक विज्ञान का मतलब हो गया कि हम लोग भौतिक मीन्स कि किसी भी चीज़ के केवल भौतिक गुणों की बात करते हैं। और जीव मतलब हो गया कि हम लोग सजीव की बात करेंगे। मीन्स भौतिक में हो जाएगा, इस विज्ञान की शाखा में हम निर्जीव पदार्थों के गुण को पढ़ते हैं और निर्जीव पदार्थों के गुण को जब पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा भौतिक विज्ञान। और जब हम लोग सजीव पदार्थों के गुण को पढ़ते हैं वह हमारा हो जाएगा दूसरा जीव विज्ञान। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान जो हो गया ये कहलाता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और ये आपका जीव विज्ञान होगा, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइंस। यहाँ पर हम लोगों को 2 प्रकार की फिजिक्स मिल रही है, साइंस मिल रही है, विज्ञान मिल रही है। तो एक हो जाएगा हमारा भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कहेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर गुण 2 प्रकार की भी होती है, एक भौतिक गुण होती है, एक रासायनिक गुण होती है। मैं उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहा। तो क्या कहेंगे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, इस प्रकार के विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। दूसरा हम लोग इसी में दूसरा लेते हैं जो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का कहना है
कि विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत हम सजीवों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं वह हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों को ब्रांचेस को अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो भौतिक विज्ञान दो भागों में बढ़ जाती है, एक आपका फिजिक्स और एक आपका केमिस्ट्री। तो ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। उसके बाद आपका जीव विज्ञान भी दो भागों में बढ़ जाती है, पहला जूलॉजी और फिर दूसरा आपका जो है बॉटनी। तो इस प्रकार से हम लोगों का अलग अलग सभी का ब्रांचेज में परिवर्तन हो जाता है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में हम लोग केवल और केवल भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो भौतिक विज्ञान की शाखा में हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं और भौतिकी में निर्जीव पदार्थों के केवल भौतिक गुणों को पढ़ेंगे और इसमें रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। मीन्स इसमें रिएक्शन होगा, इसमें केवल भौतिक गुण होगा। मीन्स पंखे का घूमना, वस्तु का चलना, वस्तु का रुक जाना, ढलान पर घड़कना, ये सभी हम लोगों का भौतिक गुण हो जाएगी। और रासायनिक गुण में मेथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया, इथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया, मेथेन के साथ क्लोरीन 2 की अभिक्रिया, ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ेंगे, ये सारा अल्कोहल कैसे बनता है, इथाइल कैसे बनता है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जितना भी केमिकल रिएक्ट के द्वारा मीन्स रासायनिक गुण को जब दर्शाता है कि हम लोग किसी पदार्थ को ऐसे रखने के बाद किस प्रकार से रिएक्ट करता है, खुले में रखने से कैसे रिएक्ट करता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों का रसायन के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। तो इसमें भी निर्जीव पदार्थ ही है, सजीव नहीं है, और इसमें भी निर्जीव पदार्थ ही है, बट दोनों में अंतर हो गया। निर्जीव पदार्थ के भौतिक गुण को पढ़ना फिजिक्स के अंतर्गत हो जाएगा। यानी कि अब कहे कि फिजिक्स क्या है, तो कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, या और कह सकते हैं विज्ञान की वैसी शाखा एवं विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान शाखा की भौतिक विज्ञान की शाखा जिनके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के केवल भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा जाता है, वह भौतिक गुण हम लोगों को फिजिक्स के अंतर्गत रखना है। यानी कि एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन, भौतिकी क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत हम निर्जीव पदार्थ के केवल भौतिक गुणों के बारे में ही अध्ययन करते हैं, इन विज्ञान को भौतिकी कहा जाता है। दूसरा इसी के जस्ट बगल में है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, देख रहे हैं आप। तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा जाता है। मैंने पहले ही शुरू में ही बताया था कि कोई भी पदार्थ का दो गुण, मतलब कि हम लोग पदार्थ के दो गुण को पढ़ेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो जिनका रासायनिक गुण में होना है वो रसायन के अंतर्गत होगा, जिनका भौतिक गुण में होना है वो भौतिकी के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ पर हो गया रासायनिक, तो क्या कहेंगे भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत हम किसी निर्जीव पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, वह रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी। तो हम लोग जंतु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की वैसी शाखा, जीव विज्ञान में पता है सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सजीवों को भी दो प्रकार से हम लोगों ने डिफाइन किया। तो वो क्या क्या है, सजीव में से दो प्रकार का हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं वो आपका जंतु विज्ञान से रिलेटेड है और एक आपका वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड है। तो जंतु विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी जीव जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जितने भी जीव जंतुओं के बारे में, वह हमारा जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के अंतर्गत आएगा, जिसे हम लोग जूलॉजी कहेंगे। उसके बाद एक आएगा पेड़ पौधे से रिलेटेड, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा पेड़ पौधे भी सजीव हैं और हम लोग का मनुष्य जीव जंतु भी सजीव है। तो दोनों के बीच में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ ही लिया कि सजीवों के बारे में गुणधर्म उसके जानना, ये हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। उसके दो पार्ट्स जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान कहेंगे कि वैसा
जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव पदार्थों में से जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, यह हमारा जंतु विज्ञान कहलाता है। और फिर वनस्पति विज्ञान में कहेंगे जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिनके अंतर्गत हम केवल वनस्पतियों और पेड़ पौधों के बारे में, उसके गुण और धर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो यह हमारा क्लास 9th का शुरुआत का कुछ थ्योरी था। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भौतिक राशि को लेकर। तो हम लोग आगे बात करते हैं मात्रक के बारे में, मापन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले जो ऊपर में लिखा हुआ है आपका मापन, तो मापन से ही समझ में आ रहा है कि मापने की क्रिया, मीन्स मापने की क्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग फिजिक्स और किताबी भाषा में बताना है कि मापन होता क्या है। तो देखिए हम लोग कहेंगे किसी भी भौतिक राशि को जिन विधि द्वारा मापा जाता है वो क्रिया मापन कहलाता है। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि भौतिक राशि की बात, तो भौतिक राशि देखिए क्या होती है। भौतिक राशि का मतलब होता है कि आप भौतिकी में पढ़े होंगे क्या क्या चीज़, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम निर्जीव पदार्थों के गुणगत पर बात करते हैं, तो आपको पता है कि कोई गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है तो उसमें होगी गति, तो गति होगी तो उसको हम लोग कहेंगे वेग कहेंगे, या फिर एक जगह से दूसरे जगह गया तो उसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। ये सारा चीज़ तो वहाँ पर जो दूरी तय किया तो दूरी में आ जाएगी लंबाई, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने लंबाई लिखी हुई है, यह आपका मात्रक को दर्शाता है। कहने का मतलब हो गया कि जो भी कार्य आपको भौतिक राशि में नज़र आ रहा है, जैसे मान लिया जाए कि हम बता दें कि हमारे कमरे में तापमान कितना है, जैसे मान लीजिए सेंटीग्रेड में हम लोग बताते हैं या फ़ारेनहाइट में बताते हैं, तो ये क्या कहने का मतलब हुआ कि हमारे कमरे का जो तापमान है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, नहीं है, हाँ है। तो ये क्या बता रहा है, एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि मीन्स ताप, यानी तापमान जो हो गया वह निर्जीव चीज़ें हैं, और उसका हम लोग आकलन जो कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, यही मापन कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, तो कहेंगे किसी भी भौतिक राशि को हम उसके मापन की क्रिया के द्वारा दर्शाते हैं, वह मापन कहलाता है। या किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो वह आपका मापन कहलाता है। या फिर भौतिक राशि को मापने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। भौतिक राशि मापने की प्रक्रिया को मापन कहलाता है। अब मापन में दो चीज़ें होती है, एक राशि होती है और एक मात्रक होती है। तो देखिए राशि और मात्रक क्या होती है। मान लिया जाए कि राम 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो देखिए यहाँ पर एक 20 हो गई और किलोमीटर हो गई, तो यह आपका दूरी हुआ 20 राशि में से, और किलोमीटर इसका हो गया मात्रक। तो इस प्रकार से हम लोग इसे दो बातों में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो गया कि 1 किलोमीटर दूरी का मात्रक हुआ, उसमें से वो 20 टाइम्स आगे बढ़ा, तो ये 20 किलोमीटर हो गया। इसको यदि हम मात्रक में डिफाइन करें तो 20 गुना 1 मात्रक इसको कह सकते हैं। और मात्रक क्या हुआ कि भौतिक राशि को जिस मात्रा के द्वारा दर्शाया जाता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आप तापमान है तो डिग्री सेंटीग्रेड में, विद्युत धारा है तो आप जो है एम्पियर में, समय है तो सेकंड में, द्रव्यमान है तो आप किलोग्राम में, यानी कि इस प्रकार से आप जितना भी चीज़ को डिफाइन करोगे उसका मात्रा बताना जरूरी है। मात्रा मीन्स यदि हम लोग कहें मनुष्य की हाइट तो लंबाई हो गई उसमें 5 फीट 6 इंच, जो भी आप कह सकते हैं, एनीथिंग्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों का मात्रक कहलाता है। तो मापन क्या कहेंगे, एक बार ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भौतिक राशि को जिन मापन प्रक्रिया द्वारा मापा जाता है, इस क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक, जब भौतिक राशि को मापन किया जाता है या मापा जाता है तो उसमें एक मात्रा की आवश्यकता होती है, उस मात्रा को मात्रक कहते हैं। जैसे में आप दे सकते हैं लंबाई का मात्रक किलोमीटर या फिर लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका 3 मात्रक हम लोग पढ़ेंगे, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। जिस प्रकार से द्रव्यमान है तो किलोग्राम है, ग्राम है, इस तरह से हम लोग जो है कि बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। समय है तो उसका हम लोग सेकंड में मात्रक देखेंगे, सबों में इसका सेकेंडरी मात्रक होती है। तो कोई भी मात्रक को हम लोग यानी कि उसके अनुसार, उसके राशि के अनुसार उसका मात्रक रखते हैं। राशि कैसा है वो ध्यान देना।
उसके बाद आइए आगे बात कर रहे थे हम लोग की भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिकी में निर्जीव पदार्थों को मात्रा को बताने हेतु, जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का परिमाण है। तो ये सभी चीजें आपको क्या नजर आ रही है? निर्जीव है। तो निर्जीव को क्या कहते हैं हम लोग? जितना भी उसके मापन की प्रक्रिया और मात्रक की प्रक्रिया बताएंगे वह भौतिक राशि होगी। कहने का मतलब जिन भौतिक पदार्थों में मापन और मात्रक संभव हो वह राशि कहलाती है भौतिक राशि। जो भौतिक राशि भी दो प्रकार की होती है, जिसको मैंने दोनों प्रकार से अलग अलग लिख दिया है। एक है आधारी राशि और एक है आपका व्युत्पन्न राशि। सीधी तरीके से हम लोग कह सकते हैं भौतिक राशि वह राशि है जिनके द्वारा हम पदार्थों के राशियों की जांच करते हैं। वह राशि कितना है उसकी जांच करते हैं। चाहे मनुष्य का वजन की बात करें या मनुष्य के विस्थापन की बात करें, मनुष्य की लंबाई की बात करें, फैन चलने की गति को बात करें, तापमान की बात करें इत्यादि, हम किसी भी चीज़ों की जब बात करेंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा कि इस प्रकार के जितने भी मेजरमेंट हैं, मापन हैं, उन विधि को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। और भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक आधारी राशि होती है और एक व्युत्पन्न राशि होती है। तो भौतिक राशि और व्युत्पन्न, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से आधारी राशि हैं और कौन कौन से व्युत्पन्न राशि है। तो आधारी राशि कहता है कि ये किसी पर आश्रित नहीं होता, यानी कि जो राशि स्वतंत्र राशि होती है उसे हम लोग आधारी राशि के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा हम लोगों का है व्युत्पन्न राशि। यह आधारी राशि पर टिका हुआ रहता है, यानी कि यह आधारी राशि पर आश्रित रहता है, इसे हम लोग ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो इस दोनों को हम लोग नीचे जा करके देख लेते हैं। उसके बाद आप आधारी राशि यहाँ पर हम लोगों का जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है आधारी राशि और एसआई मात्रक। तो इसके आगे हम लोग जा करके इसे पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों को देखिए पढ़ना है मात्रकों की पद्धति। तो मात्रक की 3 पद्धति होती है। तो आज से बहुत दिन पहले उस समय फुट का माप चलता था, अतः सबसे पहले फुट, पाउंड, सेकेंड की बात हुई। उस समय किलोग्राम नहीं होता था, उस समय पाउंड में किसी चीज़ को नापा जाता था। और दूसरा यहाँ पर देखिए फुट मतलब कि मीटर और सेंटीमीटर में नहीं माप करके हम लोग फुट में मापते थे। तो फुट, पाउंड, सेकेंड। तो क्या कहेंगे? इस पद्धति में लंबाई को फुट से मापा जाता था, किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान को पाउंड से मापा जाता था और समय में सबको सेकेंड से ही मापा जाता है, अंतर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पहला मात्रक की मात्रकों की 3 पद्धति होती है। पहला एफपीएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एमकेएस। तो पहला जो आपका लिखा हुआ एफपीएस, तो एफपीएस का मतलब हो गया फुट, पाउंड, सेकेंड। मीन्स हम लोग फुट किसको नापेंगे? 1 फुट, 2 फुट, ये सारा लंबाई में नापेंगे। 1 फीट मतलब मान लीजिए कि ये हम लोग फीट से मापते हैं, तो क्या हो जाएगा कि वो फुट के हिसाब से हम लोग मापेंगे। तो 1 फुट, 2 फुट तो लंबाई को मापेंगे। मीन्स इस पद्धति में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकेंड से मापा जाता है। दूसरा आपका है सीजीएस पद्धति। सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम और एस से होता है सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर सी से जो सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो 1 मीटर होता है। तो वो जो लंबाई हुआ ना, तो वो लंबा होता है, लंबाई इसको हम लोग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इस पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर की मदद से मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम के मात्रक से मापते हैं और समय को सेकंड के मात्रक से मापते हैं। तीसरा आपका है एमकेएस। एमकेएस का मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीन्स इस
इस पद्धति में हम लोग लंबाई को मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं और समय को सेकंड से मापते हैं। तो इस प्रकार की 3 पद्धति होती है मात्रकों की पद्धति। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखिए क्या होती है कि हम लोगों की ये 3 पद्धति के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है, जिसको कि जैसे आपको कहेंगे लंबाई, तो लंबाई को हम लोग मीटर में दर्शाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि इस पद्धति के अनुसार हम लोग इसे किस रूपों में दर्शाते हैं, उसका ऐसा मात्रक क्या होता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को जो 7 क्वांटिटी है, आधारी क्वांटिटी जिसको आधारी राशि कहते हैं, उसका हम लोग देखिए यहाँ पर पहला है लंबाई। लंबाई को हम लोग कहते हैं लेंथ। लेंथ मतलब हो गया एल। इसकी जो एसआई मात्रक होगी लंबाई का वह हो जाएगा मीटर। अब इस मीटर को हम लोग 3 भागों में भी बांट सकते हैं। देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, फुट में भी बदल सकते हैं, इंच में भी बदल सकते हैं, ईटीसी बहुत सारी चीज़ें, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन लंबाई का जो मूल मात्रक है, जो इंटरनेशनल सिस्टम पर सभी जगह ली जाती है, वह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर, तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम मतलब पद्धति, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के तौर पर लंबाई को हम लोग मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, उसके बाद समय को सेकंड से मापते हैं, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं, ताप को हम लोग केल्विन से मापते हैं, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से मापते हैं और पदार्थ का परिमाण को मोल से मापते हैं। ये हमारा 7 आधारी राशि हो गई। अब हम लोग सूचित कैसे कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। लंबाई है तो लंबाई को हम लोग एल से सूचित करेंगे और इसका मात्रक होता है मीटर, तो इसको हम लोग एम से सूचित करेंगे। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग एम से सूचित करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में मास कहा जाता है और यह एम से सूचित होता है, तो द्रव्यमान एम से सूचित होता है, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, तो वो केजी से सूचित होती है। समय है, समय को टी से सूचित करते हैं, बट जैसे ही इसका मात्रक लिखते हैं वो सेकंड में होता है, इसलिए उसके मात्रक को हम लोग एस से सूचित करते हैं। विद्युत धारा है तो विद्युत धारा को हम लोग ऐसे कुछ नहीं बताते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर को हम लोग ए से बड़ी ए से सूचित करते हैं। ताप को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, तापमान भी कहते हैं, और इसका ऐसा मात्रक केल्विन होता है और इसको के से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता जो है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक, इसको हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं। इस ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला से सूचित करते हैं और इसको सीडी कहते हैं। पदार्थ का परिमाण को मोल कहते हैं, एमओएल से इसे सूचित करते हैं, और इसका पूरा नाम एमओएल मोल होता है, बट एमओएल से सूचित करते हैं। तो पदार्थ का परिमाण को हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाण। इस प्रकार से 7 यूनिट हो गई जो आधारी यूनिट है, और 2 यूनिट एक्स्ट्रा होते हैं जो संपूरक राशि होती है, जो कि लंबाई के साथ एक कोण बनाती है, जो एक देखिए समतल कोण बनाती है, जो कि 2 प्लेन में बनती है, उसको हम लोग रेडियन कोण कहते हैं। और एक 3 कोण में बनाती है जो घन कोण होती है XYZ के साथ, वह घन कोण होती है, जिसको हम लोग की घन के रूपों में कोण बनाते हैं। तो घन में 3 प्लेन होती है, X सतह, Y सतह और Z सतह। तो उसमें लाइन भी X होती है, Y होती है और Z होती है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को मिला करके इसको हम लोग रेडियन कहते हैं और इसको स्टेरेडियन कहते हैं। इसको रेडियन को हम लोग जो है कि RD रेडियन कहते हैं, RD, और ये जो है कि ये स्टेरेडियन है, तो ये आपका STRD कहलाता है। इस तरह से हम लोग रेडियन और समतल और घन कोण तक हम लोग इसको देख लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग और थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, हेक्टो क्या होता है, किलो, मेगा, जेगा, टेरा,
और पेटा एक्सा ये क्या होता है, इस दोनों को जान लेते हैं, माइनस पावर के साथ प्लस पावर के साथ। उसके बाद कुछ एसआई मात्रक हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे निकाली जाती है, और हम लोग जो है कि इसका क्वथनांक गलनांक सीख लेंगे। बस इतना ही होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना केल्विन ताप होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है। बाकी इसमें हम लोग मान निकालने के लिए भी सीख लेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, कैसे निकालते हैं। बस इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको बताने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यह चैप्टर आप लोगों का लगभग 40 मिनट में कंप्लीट, और आप लोग इसका जितना भी परिभाषा होगा निकाल के देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, यदि आपको 10 पर पावर -3 रहे तो मिली होता है। मिली को हम लोग एम से सूचित करते हैं। एम छोटी एम होती है, यहाँ पर एम बड़ी लिखी हुई है, हम सब चीज़ बता देंगे। तो 10 पर पावर 3 मिली, मिली के बाद मैक्रो, मैक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद पिको, पिको के बाद फेम्टो, और फेम्टो के बाद एक। तो याद रखने के लिए देखिए ध्यान क्या देना है, 3 का अंतर सबों में लगा देना है, और ये आप लोगों को याद हो जाएगी। 3 का अंतर का मतलब हो गया 10 पर पावर 3 मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। इस तरह से हम लोगों को 6 याद करनी है। तो आप लोगों को मिली -3 से शुरू कीजिएगा, -6, -9, -12, -15 और -18 याद इस प्रकार से करना है। मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। तो यहाँ पर देखिए मिली का मतलब छोटी एम, और यहाँ मैक्रो का मतलब इसका नाम म्यू होता है, ठीक है, ये आपका म्यू है। तो हम लोग म्यू इसको हम लोग कहते हैं, ये एक सिंबल है। उसके बाद ये नैनो एन, पिको पी, तो एफ, तो ए, इस प्रकार से हम लोग इसे याद रखेंगे। यदि आपको कहेगा कि एट्टो, 5 एट्टो का मान कितना होता है, तो 5 गुना 10 पर पावर -18 लिखेंगे। तो इस प्रकार से फेम्टो कहेगा तो 10 पर पावर -15 कहेंगे। तो क्या याद करना है, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो। ये क्लियर हो गया। ये आपका था निगेटिव वैल्यू के साथ। अब आ जाइए राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू के साथ। देखिए यहाँ पर है 10 पर पावर 3 किलो के, इसको हम लोग के से कहते हैं। 10 पर पावर 6 मेगा, बड़ी एम, ऐसा सब बड़ी लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेटा, एक्सा। बस उसमें भी प्लस में 3, 6, 9, 12, 15, 18 कर दीजिए, ये याद हो गया। और सिंबल के लिए किलो को के से, मेगा को एम से, जिगा को जी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से, एक्सा को ई से। आपको पता होगा कि आप यदि मोबाइल चलाते हैं तो उसमें एक माप होती है किलो बाइट, तो वहाँ पर KB होती है, फिर मेगाबाइट MB होती है, जीगाबाइट GB होती है, और टेराबाइट TB होती है। तो यहाँ तक आप लोगों को पता है। किलो, मेगा, जिगा, टेरा, बचा कितना, 2, पेटा, एक्सा। तो पेटा एक्सा याद रखना है। पेटा मीन्स 15, एक्सा मीन्स 18। तो ये हो गया आपका 10 पर पावर 3, 6, 9, 12, 15, 18। आइए हम इस पर तो चर्चा कर लिए। आइए अब क्षेत्रफल को हम निकाल करके आप लोगों को उसका आयतन के बारे में और उसके एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं कि क्या होता है उसका मात्रक। मान लिया जाए आपको कह देगा कि क्षेत्रफल का मात्रक निकालिए, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि क्षेत्रफल = लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये जैसे ही आप लंबाई गुना चौड़ाई लिखिएगा, तो आपको लिखने के बाद यह देखना कि लंबाई मान लीजिए कि 5 मीटर है, कितना है, तो 5 मीटर। तो इसमें भी आपका लेंथ आया, तो लेंथ यानी कि मीटर, लंबाई आपका 5 मीटर, तो ये भी मीटर में ही होगा। और चौड़ाई भी हो गई, मान लो 3 मीटर, 4 मीटर, कोई भी मीटर, क्योंकि चौड़ाई का कहना हुआ कि ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई होगी, तो इसमें भी दूरी हो गई, दूरी को लेंथ, लेंथ की जो है कि लंबाई होती है, क्योंकि अभी हम लोग देखा कि लंबाई का जो है कि एसआई मात्रक मीटर होता है। अब दोनों मीटर को एक साथ मिला दीजिए तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। आइए हम लोग आयतन को देखते हैं, घनत्व को देखते हैं और दाब को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। आयतन तो आप लोगों को पता है कि आयतन का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर यह भी देख लीजिए कि चलिए हमने एक जो है कि बनाया डायग्राम, जिसमें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगी। देखिए ये आपका घनापय का हमने घन का रूप बनाया, तो इसमें देखिए लंबाई है, इधर से चौड़ाई है, और आपका ये वाला ऊंचाई है। तो तीनों में लेंथ नजर आ रही है। लेंथ को हम लोग कहेंगे मीटर, 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 क्योंकि तीनों का लेंथ है, इसलिए हो गई मीटर क्यूब। तो ये हम लोगों का था। उसके बाद आप लोग देखिए तीसरा जो है आपको बताना है घनत्व। तो घनत्व हम लोग देखिए किसको कहते हैं, ये इसके अंदर जो है ना, यही घनत्व कहलाता है, ठीक है। तो घनत्व का मतलब हो जाएगा क्या, देखिए
इसका जितना द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसको आयतन से डिवाइड कर देंगे, ये घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व का परिभाषा हम लोग कहते हैं क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो क्या क्या हम लोग लिखे, देखिए ध्यान से, कि द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को हम लोग घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान अनुपात में होगा, ये हो गया द्रव्यमान अब बटे यहाँ पर आयतन। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान को आप लोग क्या कहते हैं, एम कहते हैं, और एम का यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है आप लोगों को पता है, केजी, अब बटे आयतन का अभी अभी हम लोगों ने निकाला क्या, मीटर क्यूब। तो केजी और इसको कहते हैं प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया आपका घनत्व का एसआई मात्रक। कोई पूछे घनत्व का एसआई मात्रक बताइए तो केजी प्रति मीटर क्यूब। इस प्रकार से हम लोग कोई भी मान को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझना, यदि हमको कोई जगह स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहता है तो हम लोग एक्स स्क्वायर लिखते हैं, बट नीचे एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम लोग एक्स पर पावर -2 लिखते हैं। इसको और एक चीज लिख सकते हैं, ये देखिए केजी मीटर पर पावर 3, यह भी आपका घनत्व का एसआई मात्रक हुआ। कैसे हुआ कि यहाँ पर देखिए मीटर पर पावर -3 है, तो मीटर पर पावर -3 का मतलब ये बटे के नीचे आएगा, तो ये यहाँ पर ही नीचे है। तो इसको 3 प्रकार से लिख सकते हैं, घनत्व का एसआई मात्रक केजी बटे मीटर क्यूब, दूसरा हो जाएगा घनत्व का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब, तीसरा हो जाएगा केजी मीटर पर पावर -3, ये भी इसका घनत्व होगा। आइए अब हम लोग दाब पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे तापमान और केल्विन पर। उसके बाद हम लोग कुछ सवाल को बनाएंगे, फिर आज का क्लास हम लोगों का यही कंप्लीट हो जाएगा। तो दाब हम लोग कहते हैं, देखिए दाब का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि एकांक समय में किसी पदार्थ पर लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग, आप लोगों को पता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो आपको ध्यान देना है कि दाब होता क्या है, तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का न्यूटन एसआई मात्रक, तो ये एन से सूचित किया जाता है, ये हो गया एन, और बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसको 3 प्रकार से लिख सकते हैं, ये एक तो यही हो गया, दूसरा एम ये हो गया, तीसरा ये हो गया, लेकिन इसमें एक और चौथा होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, ठीक है, यानी इतना बराबर 1 पास्कल होता है, और यहाँ पर हम लोग इसको पास्कल भी कहते हैं। यानी कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो गया, या न्यूटन मीटर -2, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या बल बटे क्षेत्रफल बराबर दाब। यानी कि ये पूरा कैलकुलेशन आप लोगों को याद रखनी है कि दाब के लिए क्या होता है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं आपका डिग्री और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, ठीक है, केल्विन जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि ताप का एसआई मात्रक है, और उसको जो है कि हम लोग केल्विन में परिणत किए, दोनों एक ही वैल्यू है। बस आप लोगों को याद केवल रखना है कि 0 डिग्री मीन्स 273। तो ये क्या होता है समझो, जैसे हम कहते हैं कि 100 cm बराबर 1 m मीन्स 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो उसी तरह से यह केवल मान लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ कहे वहाँ 273 केल्विन होती है, बस और कुछ नहीं, यह एक मान होती है। जैसे मान लिया जाए, मैं कह दूँ कि 1024 MB, तो ये MB होता है 1 GB, तो ये इसके इक्वल में है। ठीक उसी तरह से ये कुछ जो है कि है नहीं, ये क्या है, इक्वलिटी है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 के। तो कहिएगा कि सर हम इसका मान कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि हम कह दें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मान बताओ, तो क्या करेंगे, 0 से जितना बढ़ेगा उतना इसमें ऐड होते जाएगा, 273 के प्लस 1 के मीन्स ये 274 के हो गया, मतलब कि केल्विन हो गया। जैसे मैं कह दूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या कहते हैं हम लोग कि जितना मान है उसमें उतना जोड़ दीजिए 283 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया आपका।
अब बात करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में यदि क्या बात होती है। देखिए तो कह रहा है क्या कि 373 केल्विन यदि रहेगा तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनाएगा, बट मैं कहूँ नहीं हमको 99 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो 373 में एक घटा दीजिए 372 हो जाएगा। कहिएगा हम इस विधि से नहीं बनाएंगे, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले से बनाते हैं, तो एकदम बना सकते हैं। 273 केल्विन होती है और आप कह रहे हैं कि हमको चाहिए 99 डिग्री का, तो 99 जोड़ दीजिए, 9 3 12 के 2, 9 7 16 1 17, 372। आप कहीं से भी जाइए वहीं पर जाइएगा। यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप 373 में जोड़ सकते हैं। और यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आना है, माइनस में जाना चाहते हैं, जैसे कहते हैं हम लोग कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड हमको चाहिए, तो 273 में इजी वे से 1 घटा दीजिए, 272 केल्विन आपका हो गया। और यदि कोई कहे कि नहीं मेरा तापमान 101 डिग्री है, यानी 100 से भी यदि वो ऊपर बढ़ रहा है, या फिर किताब में दे दिया हो या ना हो उससे मतलब नहीं, यदि ऊपर दे दिया हो तो एक ज़्यादा कर रहा है, 373 में एक जोड़ दो, 374 केल्विन ये हम लोगों का हो जाएगा। ऐसा ही आपके किताब में भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे देखिए आपको हम दिखाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के कि क्या कह रहा है। देखिए एक प्रश्न है, कहता है इसको सेल्सियस में परिवर्तित करें, कहता है 300 केल्विन है। तो ध्यान देना कि आपको यह देखना है कि चूंकि लिख करके कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 373 केल्विन, ये होता है, ये दिमाग में रखना है। ये याद नहीं है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन याद रख लेना। अब यह दोनों जब याद है हमको तो करना क्या है, 300 केल्विन की बात कर रहे हैं तो 373 से ले लो, 373 में 300 घटाइए, कितना केल्विन घटा बचा 73 केल्विन, 73 100 डिग्री में घटा दो, बस और कुछ नहीं करना है। आपका आंसर आपके सामने आ गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जैसे मान लीजिए 573 हम लोगों को दे दिया है, तो देखो 573 के का निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों का 373 के ही है जो 100 डिग्री होती है। और मैंने अभी तुरंत बताया 374 के हो जाएगा तो 101 डिग्री हो जाएगा। मीन्स जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इधर का मान बढ़ेगा, तो इधर जितना बढ़ेगा, जैसे इसमें देखिए 1 बढ़ा, उसी तरह से इसमें 10 बढ़ा के दिखाते हैं आपको, 300 मान लो कि 83 हो जाएगा केल्विन, तो इसमें भी 10 बढ़ जाएगा, 110 केल्विन हो जाएगा। अब जब 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो आपको चाहिए 573, तो 373 में कितना जोड़ेंगे, 200 जोड़ेंगे, तो 200 आप इधर भी जोड़ दीजिए, 100 + 200 मीन्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड और तापमान के SI मात्रक केल्विन पर हम लोग बात करते हैं। पहले चैप्टर में यही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे आपके लिए, एक क्लास पूरा एक साथ खत्म करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।